दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लगी प्रधानमंत्री मोदी की पाठशाला परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों को दिए तनाव कम करने के टिप्स। कहा, परीक्षा जीवन का अंत नहीं, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, जीवन में भी टाइम मैनेजमेंट को बताया अहम। कहा, हर विषय की पढ़ाई के लिए माइक्रो मैनेजमेंट करें। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों, खासतौर पर त्रिपुरा के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम वरिष्ठ नेता हुए बैठक में शामिल। त्रिपुरा के एक विधायक और एक पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश के कूनो में फिर आएंगे चीते। दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने के लिए दोनों देशों में हुआ अंतर सरकारी समझौता। अगले महीने 12 चीतों का एक प्रारंभिक जत्था दक्षिण अफ्रीका से आएगा भारत। पहले नामीबिया से आए थे 8 चीते। तमिल फिल्म अपथा के वर्ल्ड प्रीमियर के साथ ही एससीओ फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज उद्घाटन समारोह में रहे मौजूद। अनुराग ठाकुर ने कहा, आज भारतीय फिल्में अपने कंटेंट के दम पर दुनिया में हो रही हैं सफल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 21 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड ने बनाई 1-0 की बढ़त। हॉकी विश्व कप के फाइनल में जर्मनी ने बनाई जगह। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में बेल्जियम का सामना नीदरलैंड से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण पर छात्रों के साथ संवाद किया। परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री की इस पहल पर देश दुनिया में लाखों लोग जुड़े, तो छात्रों ने कई सवाल प्रधानमंत्री से किए। प्रधानमंत्री ने तनाव से मुक्त होकर एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने का मंत्र दिया, तो शिक्षकों और अभिभावकों को भी कई सलाह दी ताकि बच्चों का मनोबल ऊंचा बना रहे। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए। जो भी आएगा, मैं जिंदगी को जीने का तरीका जानता हूं, मैं इससे भी निपट लूंगा। परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है और जीवन एक लंबी यात्रा। छात्र अगर अपनी क्षमता की पहचान कर लें, उनके इरादे मजबूत हों और वे लगातार मेहनत करने की आदत रखें, तो यकीन मानिए बड़ी से बड़ी परीक्षा भी एक खेल की तरह मजेदार लगेगी। आपका इरादा, मेहनत और आपकी क्षमता एक नई ताकत देती है और यही है जीत का मंत्र। प्रधानमंत्री ने सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि उनके माँ बाप और देश के सभी नागरिकों को गैजेट से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि तकनीक अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में बिना वजह अपना समय बर्बाद ना करें। हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है। मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन शायद आप रेयरली कभी देखा होगा। मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया हुआ है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। हर छात्र अलग है, उसकी सोच, उसका टैलेंट भी अलग है। जरूरत बस सही पहचान कर उसकी मदद करने की है। कुछ चुनिंदा कल्पनाओं की कृतियों को प्रधानमंत्री ने देखा।
जिसमें चित्रकला, पर्यावरण, गणित, भाषा और विज्ञान से जुड़ी प्रदर्शनी शामिल रही। प्रधानमंत्री ने छात्रों को खूब मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो हारता नहीं है। नकल करने वालों को भी प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में शॉर्टकट नहीं होता है। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है। अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एक आध दो एग्जाम तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री ने छात्रों को अपने देश की भाषा, संस्कृति और आसपास की घटनाओं से सीखने की प्रेरणा दी। उन्होंने कार्यक्रम के अंत में छात्रों से मुलाकात भी की। इसके अलावा अभिभावकों और शिक्षकों से आह्वान किया कि वे परीक्षा को बोझ नहीं बनने दें। वहीं छात्र भी अपने काम को टाले नहीं, समय से पूरा करें, अभिभावकों की सलाह माने, आलोचना को स्वीकार करें और साथ ही माँ बाप की अपेक्षाओं को अपने मजबूत इरादों से जोड़ लें और स्मार्ट तरीके से कड़ी मेहनत करें। तब परीक्षा बोझ नहीं बल्कि उमंग बन जाएगी। निशांत सौरभ और विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गणतंत्र के आपको बता दें दिवस परेड में भाग लेने वाले आदिवासी मेहमानों से आज मुलाकात की और झांकी कलाकारों और एनएसएस स्वयंसेवकों से भी मुलाकात की। कलाकारों और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने राष्ट्रपति के सामने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी उपस्थित रहे। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सिंधु जल के संबंधित आयुक्तों के जरिए इस महीने की 25 तारीख को नोटिस दिया गया था। भारत ने पाकिस्तान से संधि का भौतिक उल्लंघन सुधारने के लिए 90 दिनों के भीतर अंतर सरकारी वार्ता में भाग लेने का आह्वान किया है। सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान के रवैये ने संधि के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसलिए भारत को सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को ये नोटिस जारी करना पड़ा। सूत्रों ने कहा कि भारत हमेशा से इस संधि को ज्यों का त्यों लागू करने का प्रबल समर्थक और एक जिम्मेदार भागीदार रहा है। 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान भारत ने आपसी सहमति से रास्ता खोजने के लिए प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान ने विवाद निपटाने की प्रक्रिया से इनकार कर दिया। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित मलेश्वरी में देवनारायण भगवान की पूजा अर्चना और आहुति करेंगे और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बतौर प्रधानमंत्री 70 वर्षों में ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री गुज्जर समाज के आराध्य देव देवनारायण भगवान की जन्मस्थली पहुंचेगा। भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में उनके जन्मस्थल मालसेरी में मौजूद रहेंगे एवं उनको पूजा आरती और आहुति समर्पित करेंगे। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद ये पहला मौका होगा जब गुज्जर समाज के आराध्य देव की जन्मस्थली पर बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देव नारायण को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस अवसर को और खास बनाने के लिए देव नारायण जी के 1111 अवतरण दिवस पर पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के कई हिस्सों में 1111 किलो पीले चावल आमंत्रण के तौर पर वितरित किया गया, जो राजस्थान की एक पौराणिक परंपरा है। इस खास मौके के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया, जिसमें वे शिरकत करने यहां पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़ी संख्या में राजस्थान के अलावा देश के अन्य राज्यों से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहां मौजूद रहेंगे।
मोदी जी का इंतजार कल से बहुत ज़बरदस्ती हो रही है और भीड़ इतनी तादाद से है जो बहुत कमी आ रही है और लोग बाग आने के लिए बहुत गाड़ियाँ घोड़ा अफसर अधिकारी कर्मचारी सब लग रहे हैं। राजस्थान के 1 करोड़ गुर्जर समाज के लोग उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं और आज पहले हिंदुस्तान के कोई भी प्रधानमंत्री और कोई भी बड़े नेता वसुंधरा जी के अलावा यहाँ नहीं आए, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सभी राजस्थान और पूरे भारत के गुर्जर समाज के लोग उनके तन मन धन से साथ हैं और रहेंगे। माना जाता है कि देव नारायण भगवान विष्णु के अवतार हैं जिनके पास कई दैवीय शक्तियां थी। साथ ही साथ वे एक बड़े गौरक्षक के रूप में भी पूजे जाते हैं जिनके पास 1 लाख से ज्यादा गायें थी। भगवान देव नारायण को एक योद्धा के तौर पर भी पूजा किया जाता है जिन्होंने उस समय विदेशी घुसपैठियों को करारा जवाब दिया था। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां आने से इस देवस्थल का विकास कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं और भगवान श्री देवनारायण जी के खीर और मालपुआ का भोग लगवाएंगे और पहले तोक लेंगे, फिर चरणामत देंगे और फिर भगवान श्री देवनारायण जी की मोदी जी आरती करेंगे। हम मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि हमारे ऐसे पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे आराध्य देव देवनारायण भगवान को मालाश्री डोंगरी आके और एक कॉरिडोर की सौगात दे रहे हैं। बहुत ही हमारे गुजर समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तानी वर्ल्ड के गुजरों के लिए एक बहुत ही बड़ी गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालसेरी में अपने 2 घंटे के कार्यक्रम के दौरान भगवान देव नारायण की पूजा अर्चना के साथ साथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे जिसमें राजस्थान के भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से इन सभी श्रद्धालुओं को, खास तौर पे गुज्जर समाज को ये उम्मीद है कि इस यहाँ पर कॉरिडोर बनने से यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी और यहाँ पर पर्यटकों के आने से, यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने से उनकी आमदनी और क्षेत्र का विकास भी होगा। कैमरामैन संजय जेना के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, मालासेरी, भीलवाड़ा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज दोपहर पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय पर हुई। इस बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ, जिसके बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित चुनाव समिति के सदस्य और त्रिपुरा से राज्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभारी भी शामिल हुए। त्रिपुरा में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा ने विपक्ष के दलों को झटका दिया है। माकपा विधायक मोबोशर अली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही पूर्व विधायक सुबुल भौमिक भी बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में त्रिपुरा सीएम मानिक साहा, त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष, त्रिपुरा बीजेपी प्रभारी की मौजूदगी में दोनों नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में आने के लिए उनको मैं स्वागत करता हूं और इन दोनों जिस तरह ये बता रहे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन जिस तरह देश के लिए सोचते हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह एक्टिस्ट पॉलिसी से जिस तरह काम कर रहे हैं, तो इस विषय को देखते हुए ये हमारे जो परिवार है उसमें शामिल हुए और जिस तरह ट्रांसपेरेंसी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह सेंट्रल में उनका सरकार है, स्टेट में हमारा सरकार है, इसीलिए आप सब जानते हैं बहुत ही जनसमर्थन, जनविश्वास हमारे साथ त्रिपुरावासी का है। और संसद भवन परिसर में पद्म सम्मान से अलंकृत विभूतियां उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों से उनके अनुभव जाने। बिरला ने मुलाकात के बाद कहा कि जिन विभूतियों को पद्म सम्मान मिले हैं उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, शौचालय निर्माण, स्वच्छता, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में अभिनंदनीय कार्य किए हैं और इस मौके पर लोकसभा के कई सांसद सदस्य भी मौजूद रहे।
भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित होंगे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कमान संभाली है तब से ऐसे लोगों को ही पद्म सम्मान मिल रहे हैं जो वास्तव में इस सम्मान के हकदार हैं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को पद्म सम्मान दिए गए हैं और इस बार चयन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, ऐसे लोगों को पद्म सम्मान मिल रहे हैं जो वास्तव में महसूस होता है कि उनको मिलना चाहिए। और उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेकराम शर्मा को भी पद्मश्री से नवाजा जाएगा। नेकराम शर्मा किसान हैं और जैविक खेती से जुड़े हैं। 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित कर रहे हैं। पद्म अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर नेकराम शर्मा ने कहा, यह सम्मान बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अब मुझे और काम करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, परंतु मुझे लग रहा है कि अगर बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों ने इस काम को सराहा है और मुझे ये सम्मान मिला तो मुझे लगता है कि अब तो मुझे, अगर मैं अभी तक 14 घंटे काम करता था तो मुझे 18 घंटा करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। इतना सम्मान मिलना, इसके बाद मैं अब और स्पीड अपनी बढ़ाना चाहूँगा, ऐसा मेरा प्रमाण है। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बुधवार शाम पद्म सम्मान पाने वाली सूची जारी की गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने निर्णायक मंडल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसी लेखक को अगर ये सम्मान मिले तो उसे इसका सम्मान करना चाहिए। यह सम्मान अगर किसी लेखक को बिना मांगे, बिना कोई प्रयत्न किए अगर प्राप्त होता है तो उसे इसका आदर करना चाहिए। इसलिए मैं इस सम्मान का आदर करता हूँ। और मैं एक ऐसा लेखक हूँ जो किसी संगठन या किसी दल से संबद्ध नहीं है। ऐसी हालत में अगर सरकार ने हमको सम्मानित किया तो इसे मैं सरकार की भी निष्पक्षता मानता हूँ और मैं उस निर्णायक मंडल के प्रति आभारी हूँ जिसने यह सम्मान, इस सम्मान के लिए मेरा चयन किया। और केरल के सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहासकार C.I. इसाक को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री सम्मान की घोषणा किए जाने पर C.I. इसाक ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं इस सम्मान के मिलने पर बेहद खुश हूं। I never expected such a award from any source. 50 years of my service to the nation, to the society. Is really recognized by Government of India. But I am very happy. Really, it's a turning point in my life. I'm more than 70 plus years, and in the meantime, I got rejuvenated. I became more young. It is because of this award announcements. So I am happy. देश की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से दिल्ली के लाल किला परिसर में 26 जनवरी से 6 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया गया है। लाल किले में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मिशन लाइफ विषय पर एक मंडप स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली के लाल किले में लाइफ मिशन का स्टॉल का दौरा किया। मिशन लाइफ का विषय लोगों को ऐसे LIFE क्रियाकलापों के बारे में जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुना गया है जो स्थायी जीवन को बढ़ावा देने के साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक बन सकते हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों से भी मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि सभी नौजवान पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए अपना उत्साह दिखा रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है, इसमें हमारे पर्यावरण मंत्रालय का जो मिशन लाइफ है उसका पूरा एक स्टॉल लगाया है। खास करके जो नौजवान बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं
तो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल है, भारत पर्व में बाकी तो सब है ही, लेकिन ये पर्व तब कायम रहेगा जब ये धरती हरी भरी रहेगी। उसी के लिए लाइफ मिशन का हमने यहाँ पर जो अपना स्टॉल लगाया है, आज मैं आया हूँ, काफ़ी नौजवानों से मिला हूँ और मुझे खुशी है कि सभी नौजवान पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए अपना उत्साह दिखाते हैं। ये उत्साह जारी रहे, बरकरार रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। हॉकी विश्व कप के आयोजन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में हॉकी विश्व कप का आयोजन हम सब के लिए गर्व की बात है। बहुत ही खुशी की बात है कि इतने अच्छे तरीके से, इतने सुव्यवस्थित तरीके से वर्ल्ड कप हॉकी का आयोजन भुवनेश्वर और राउरकेला में हो रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है और इसी भावना के साथ हमें देश भर में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। ओडिशा में खेले जा रहे हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जर्मनी ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अंतिम 4 में आज खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में बेल्जियम ने नीदरलैंड को हरा दिया। इस जीत के साथ ही बेल्जियम ने टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले के पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम ने नीदरलैंड को 3-2 से हराया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची में खेले गए पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड ने 21 रनों से जीत दर्ज की है। भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया और वहीं हालांकि वे टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके। सुंदर ने तूफानी अर्धशतक लगाने के साथ साथ 2 विकेट भी लिए थे। टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान मिचेल सेंटर ने खतरनाक गेंदबाजी की, उन्होंने 2 विकेट झटके। भारत ने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान के साथ सिर्फ 155 रन ही बनाए। शंघाई सहयोग संगठन फेस्टिवल की शुरुआत आज से हो गई है, जिसमें सदस्य देशों की फिल्मों का प्रदर्शन हो रहा है और वहीं SCO फिल्म महोत्सव में कुल 57 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। प्रतियोगिता खंड में 14 फीचर फिल्में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। ये महोत्सव मुंबई में 31 जनवरी तक चलेगा। शंघाई सहयोग संगठन फेस्टिवल की शुरुआत आज तमिल फिल्म अप्पता के वर्ल्ड प्रीमियर के साथ हो गई है। इस फिल्म का निर्देशन पद्म पुरस्कार विजेता और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार प्रियदर्शन ने किया है। इस फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री उर्वशी मुख्य भूमिका में हैं और ये उनकी 700वीं फिल्म है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान भारत द्वारा SCO की अध्यक्षता को रेखांकित करने के लिए SCO फिल्म महोत्सव की मेजबानी करने पर हमें बेहद गर्व है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय फिल्में अपने कंटेंट के दम पर दुनिया में सफल हो रही हैं। इतना कहूँगा कि 14 देशों से 58 फिल्म्स स्क्रीन होने जा रही हैं। आज तक की सबसे बड़ी स्क्रीनिंग, सबसे ज़्यादा देशों की पार्टिसिपेशन SCO फिल्म फेस्टिवल में कहीं पे हो रही है तो भारत में हो रही है। महोत्सव का उद्घाटन फिल्म बनने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अप्पता के निर्देशक प्रियदर्शन ने कहा, इस प्रतिष्ठित अवसर पर अप्पता को उद्घाटन फिल्म के रूप में चुने जाने पर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। For me, I mean, I take it as a big prestige that I am getting in. It has an opening film. This is my 96th film in my life, and I, of course, definitely that this is a different kind of films than I regularly make. SCO फिल्म महोत्सव की फिल्मों का प्रदर्शन और संबंधित सत्र मुंबई की पेडर रोड स्थित फिल्म डिवीजन परिसर और वर्ली में नेहरू प्लेनेटेरियम बिल्डिंग के थिएटर्स में होंगे। SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की कुल 57 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। कंपटीशन सेक्शन में 14 फीचर फिल्में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं तथा नॉन कंपटीशन सेक्शन में 43 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं बेहद सराही गई मराठी फिल्म गोदावरी और ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि गुजराती फिल्म शैलो शो, जो लास्ट फिल्म शो के रूप में भी मानी जाती है, को प्रतियोगिता खंड में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा सरदार उधम, RRR, गंगूबाई, कठियावाड़ी, तुलसीदास जूनियर और जुगलबंदी दिखाई जाएगी। यही नहीं, इसके अलावा 5 रिस्टोर्ड क्लासिक्स भी महोत्सव में प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें शतरंज की खिलाड़ी सुवर्ण रेखा, चंद्रलेखा, इरू कोडगुल और चिदम्बरम शामिल है।
शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। ये महोत्सव मुंबई में 31 जनवरी तक चलेगा। इसे एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स के सहयोग से किया जा रहा है। कि इस बार इस फिल्म महोत्सव में 14 देशों से पार्टिसिपेशन आई है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा है। यानी हर मेंबर कंट्री के पास और ऑब्जर्वर कंट्री के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने टैलेंट, ट्रेडिशन और कल्चर को शोकेस कर सकते हैं बड़े मात्रा पे, बड़े पैमाने पे। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान। बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। ये युद्ध है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस लड़ाई को मुझे जिंदा रखना है। मुझ जैसे कई लोग हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं। अंग्रेजों के देसी सैनिकों ने अपने ही अफसरों के मुंह पर तूपें तान दी। आप तो मणिपुर के युवराज हैं। ये सब अत्याचार क्यों सहन कर रहे हैं? सहन नहीं, प्रतीक्षा कर रहा हूँ सही समय की। स्वराज के लिए जिए हैं, स्वराज के लिए ही मरेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात।
दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लगी प्रधानमंत्री मोदी की पाठशाला परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों को दिए तनाव कम करने के टिप्स। कहा, परीक्षा जीवन का अंत नहीं, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, जीवन में भी टाइम मैनेजमेंट को बताया अहम। कहा, हर विषय की पढ़ाई के लिए माइक्रो मैनेजमेंट करें। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों, खासतौर पर त्रिपुरा के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम वरिष्ठ नेता हुए बैठक में शामिल। त्रिपुरा के एक विधायक और एक पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश के कूनों में फिर आएंगे चीते। दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने के लिए दोनों देशों में हुआ अंतर सरकारी समझौता। अगले महीने 12 चीतों का एक प्रारंभिक जत्था दक्षिण अफ्रीका से आएगा भारत। पहले नामीबिया से आए थे 8 चीते। तमिल फिल्म अपथा के वर्ल्ड प्रीमियर के साथ ही एससीओ फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज उद्घाटन समारोह में रहे मौजूद। अनुराग ठाकुर ने कहा, आज भारतीय फिल्में अपने कंटेंट के दम पर दुनिया में हो रही हैं सफल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 21 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड ने बनाई 1-0 की बढ़त। हॉकी विश्व कप के फाइनल में जर्मनी ने बनाई जगह। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में बेल्जियम का सामना नीदरलैंड से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण पर छात्रों के साथ संवाद किया। परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री की इस पहल पर देश दुनिया में लाखों लोग जुड़े, तो छात्रों ने कई सवाल प्रधानमंत्री से किए। प्रधानमंत्री ने तनाव से मुक्त होकर एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने का मंत्र दिया, तो शिक्षकों और अभिभावकों को भी कई सलाह दी ताकि बच्चों का मनोबल ऊंचा बना रहे। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए। जो भी आएगा, मैं जिंदगी को जीने का तरीका जानता हूं, मैं इससे भी निपट लूंगा। परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है और जीवन एक लंबी यात्रा। छात्र अगर अपनी क्षमता की पहचान कर लें, उनके इरादे मजबूत हों और वे लगातार मेहनत करने की आदत रखें, तो यकीन मानिए बड़ी से बड़ी परीक्षा भी एक खेल की तरह मजेदार लगेगी। आपका इरादा, मेहनत और आपकी क्षमता एक नई ताकत देती है और यही है जीत का मंत्र। प्रधानमंत्री ने सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि उनके माँ बाप और देश के सभी नागरिकों को गैजेट से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि तकनीक अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में बिना वजह अपना समय बर्बाद ना करें। हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है। मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन शायद आप रेयरली कभी देखा होगा। मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया हुआ है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। हर छात्र अलग है, उसकी सोच, उसका टैलेंट भी अलग है। जरूरत बस सही पहचान कर उसकी मदद करने की है। कुछ चुनिंदा कल्पनाओं की कृतियों को प्रधानमंत्री ने देखा,
जिसमें चित्रकला, पर्यावरण, गणित, भाषा और विज्ञान से जुड़ी प्रदर्शनी शामिल रही। प्रधानमंत्री ने छात्रों को खूब मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो हारता नहीं है। नकल करने वालों को भी प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में शॉर्टकट नहीं होता है। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है। अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एक आध दो एग्जाम तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री ने छात्रों को अपने देश की भाषा, संस्कृति और आसपास की घटनाओं से सीखने की प्रेरणा दी। उन्होंने कार्यक्रम के अंत में छात्रों से मुलाकात भी की। इसके अलावा अभिभावकों और शिक्षकों से आह्वान किया कि वे परीक्षा को बोझ नहीं बनने दें। वहीं छात्र भी अपने काम को टाले नहीं, समय से पूरा करें, अभिभावकों की सलाह माने, आलोचना को स्वीकार करें और साथ ही माँ बाप की अपेक्षाओं को अपने मजबूत इरादों से जोड़ लें और स्मार्ट तरीके से कड़ी मेहनत करें। तब परीक्षा बोझ नहीं बल्कि उमंग बन जाएगी। निशांत सौरभ और विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गणतंत्र के आपको बता दें दिवस परेड में भाग लेने वाले आदिवासी मेहमानों से आज मुलाकात की और झांकी कलाकारों और एनएसएस स्वयंसेवकों से भी मुलाकात की। कलाकारों और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने राष्ट्रपति के सामने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी उपस्थित रहे। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सिंधु जल के संबंधित आयुक्तों के जरिए इस महीने की 25 तारीख को नोटिस दिया गया था। भारत ने पाकिस्तान से संधि का भौतिक उल्लंघन सुधारने के लिए 90 दिनों के भीतर अंतर सरकारी वार्ता में भाग लेने का आह्वान किया है। सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान के रवैये ने संधि के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसलिए भारत को सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को ये नोटिस जारी करना पड़ा। सूत्रों ने कहा कि भारत हमेशा से इस संधि को ज्यों का त्यों लागू करने का प्रबल समर्थक और एक जिम्मेदार भागीदार रहा है। 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान भारत ने आपसी सहमति से रास्ता खोजने के लिए प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान ने विवाद निपटाने की प्रक्रिया से इनकार कर दिया। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित मलेश्वरी में देवनारायण भगवान की पूजा अर्चना और आहुति करेंगे और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बतौर प्रधानमंत्री 70 वर्षों में ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री गुज्जर समाज के आराध्य देव देवनारायण भगवान की जन्मस्थली पहुंचेगा। भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में उनके जन्मस्थल मालसेरी में मौजूद रहेंगे एवं उनको पूजा आरती और आहुति समर्पित करेंगे। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद यह पहला मौका होगा जब गुज्जर समाज के आराध्य देव की जन्मस्थली पर बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देव नारायण को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस अवसर को और खास बनाने के लिए देव नारायण जी के 1111 अवतरण दिवस पर पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के कई हिस्सों में 1111 किलो पीले चावल आमंत्रण के तौर पर वितरित किया गया, जो राजस्थान की एक पौराणिक परंपरा है। इस खास मौके के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया, जिसमें वे शिरकत करने यहां पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़ी संख्या में राजस्थान के अलावा देश के अन्य राज्यों से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहां मौजूद रहेंगे।
मोदी जी का इंतजार कल से बहुत जबरदस्ती हो रही है और भीड़ इतनी तादाद से है जो बहुत कमी आ रही है और लोग बाग आने के लिए बहुत गाड़ियां घोड़ा अफसर अधिकारी कर्मचारी सब लग रहे हैं। राजस्थान के 1 करोड़ गुर्जर समाज के लोग उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं और आज पहले हिंदुस्तान के कोई भी प्रधानमंत्री और कोई भी बड़े नेता वसुंधरा जी के अलावा यहाँ नहीं आए, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सभी राजस्थान और पूरे भारत के गुर्जर समाज के लोग उनके तन मन धन से साथ हैं और रहेंगे। माना जाता है कि देव नारायण भगवान विष्णु के अवतार हैं जिनके पास कई दैवीय शक्तियां थी। साथ ही साथ वे एक बड़े गौरक्षक के रूप में भी पूजे जाते हैं जिनके पास 1 लाख से ज्यादा गायें थी। भगवान देव नारायण को एक योद्धा के तौर पर भी पूजा किया जाता है जिन्होंने उस समय विदेशी घुसपैठियों को करारा जवाब दिया था। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां आने से इस देवस्थल का विकास कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं और भगवान श्री देवनारायण जी के खीर और मालपुआ का भोग लगवाएंगे और पहले तोक लेंगे, फिर चरणामत देंगे और फिर भगवान श्री देवनारायण जी की मोदी जी आरती करेंगे। हम मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि हमारे ऐसे पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे आराध्य देवनारायण भगवान को माला श्री डोंगरी आके और एक कॉरिडोर की सौगात दे रहे हैं। बहुत ही हमारे गुर्जर समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तानी वर्ल्ड के गुर्जरों के लिए एक बहुत ही बड़ी गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालसेरी में अपने 2 घंटे के कार्यक्रम के दौरान भगवान देव नारायण की पूजा अर्चना के साथ साथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे जिसमें राजस्थान के भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से इन सभी श्रद्धालुओं को, खास तौर पे गुज्जर समाज को ये उम्मीद है कि इस यहाँ पर कॉरिडोर बनने से यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी और यहाँ पर पर्यटकों के आने से, यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने से उनकी आमदनी और क्षेत्र का विकास भी होगा। कैमरामैन संजय जेना के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, मालासेरी, भीलवाड़ा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज दोपहर पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय पर हुई। इस बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ, जिसके बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित चुनाव समिति के सदस्य और त्रिपुरा से राज्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभारी भी शामिल हुए। त्रिपुरा में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा ने विपक्ष के दलों को झटका दिया है। माकपा विधायक मोबोशर अली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही पूर्व विधायक सुबुल भौमिक भी बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में त्रिपुरा सीएम मानिक साहा, त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष, त्रिपुरा बीजेपी प्रभारी की मौजूदगी में दोनों नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में आने के लिए उनको मैं स्वागत करता हूं और इन दोनों जिस तरह ये बता रहे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन, जिस तरह देश के लिए सोचते हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह एक्टिस्ट पॉलिसी से जिस तरह काम कर रहे हैं, तो इस विषय को देखते हुए ये हमारे जो परिवार है उसमें शामिल हुए और जिस तरह ट्रांसपेरेंसी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह सेंट्रल में उनका सरकार है, स्टेट में हमारा सरकार है, इसीलिए आप सब जानते हैं बहुत ही जनसमर्थन, जनविश्वास हमारे साथ त्रिपुरावासी का है। और संसद भवन परिसर में पद्म सम्मान से अलंकृत विभूतियां उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों से उनके अनुभव जाने। बिरला ने मुलाकात के बाद कहा कि जिन विभूतियों को पद्म सम्मान मिले हैं उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, शौचालय निर्माण, स्वच्छता, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में अभिनंदनीय कार्य किए हैं और इस मौके पर लोकसभा के कई सांसद सदस्य भी मौजूद रहे।
भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित होंगे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कमान संभाली है तब से ऐसे लोगों को ही पद्म सम्मान मिल रहे हैं जो वास्तव में इस सम्मान के हकदार हैं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पूरे प्रदेशवासियों को देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को पद्म सम्मान दिए गए हैं और इस बार चयन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली है ऐसे लोगों को पद्म सम्मान मिल रहे हैं जो वास्तव में महसूस होता कि उनको मिलना चाहिए। और उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेकराम शर्मा को भी पद्मश्री से नवाजा जाएगा। नेकराम शर्मा किसान हैं और जैविक खेती से जुड़े हैं। 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित कर रहे हैं। पद्म अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर नेकराम शर्मा ने कहा, यह सम्मान बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अब मुझे और काम करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, परंतु मुझे लग रहा है कि अगर बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों ने इस काम को सराहा है और मुझे ये सम्मान मिला तो मुझे लगता है कि अब तो मुझे, अगर मैं अभी तक 14 घंटे काम करता था तो मुझे 18 घंटा करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है इतना सम्मान मिलना। इसके बाद मैं अब और स्पीड अपनी बढ़ाना चाहूँगा, ऐसा मेरा प्रमाण है। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बुधवार शाम पद्म सम्मान पाने वाली सूची जारी की गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने निर्णायक मंडल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसी लेखक को अगर ये सम्मान मिले तो उसे इसका सम्मान करना चाहिए। यह सम्मान अगर किसी लेखक को बिना मांगे, बिना कोई प्रयत्न किए अगर प्राप्त होता है तो उसे इसका आदर करना चाहिए, इसलिए मैं इस सम्मान का आदर करता हूँ। और मैं एक ऐसा लेखक हूँ जो किसी संगठन या किसी दल से संबद्ध नहीं है। ऐसी हालत में अगर सरकार ने हमको सम्मानित किया तो इसे मैं सरकार की भी निष्पक्षता मानता हूँ और मैं उस निर्णायक मंडल के प्रति आभारी हूँ जिसने इस सम्मान के लिए मेरा चयन किया। और केरल के सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहासकार C.I. इसाक को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री सम्मान की घोषणा किए जाने पर C.I. इसाक ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं इस सम्मान के मिलने पर बेहद खुश हूं। I never expected such a award from any source. 50 years of my service to the nation, to society. Is really recognized by Government of India. But I am very happy. Really, it's a turning point in my life. I'm more than 70 plus years, and in the meantime, I rejuvenated. I became more young. It is because of this award announcement. So I am happy. देश की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से दिल्ली के लाल किला परिसर में 26 जनवरी से 6 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया गया है। लाल किले में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मिशन लाइफ विषय पर एक मंडप स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली के लाल किले में लाइफ मिशन का स्टॉल का दौरा किया। मिशन लाइफ का विषय लोगों को ऐसे LIFE क्रियाकलापों के बारे में जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुना गया है जो स्थायी जीवन को बढ़ावा देने के साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक बन सकते हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों से भी मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि सभी नौजवान पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए अपना उत्साह दिखा रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है, इसमें हमारे पर्यावरण मंत्रालय का जो मिशन लाइफ है उसका पूरा एक स्टॉल लगाया है। खास करके जो नौजवान बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं
तो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल है, भारत पर्व में बाकी तो सब है ही, लेकिन ये पर्व तब कायम रहेगा जब ये धरती हरी भरी रहेगी। उसी के लिए लाइफ मिशन का हमने यहाँ पर जो अपना स्टॉल लगाया है, आज मैं आया हूँ, काफ़ी नौजवानों से मिला हूँ और मुझे खुशी है कि सभी नौजवान पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए अपना उत्साह दिखाते हैं। ये उत्साह जारी रहे, बरकरार रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। हॉकी विश्व कप के आयोजन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में हॉकी विश्व कप का आयोजन हम सब के लिए गर्व की बात है। बहुत ही खुशी की बात है कि इतने अच्छे तरीके से, इतने सुव्यवस्थित तरीके से वर्ल्ड कप हॉकी का आयोजन भुवनेश्वर और राउरकेला में हो रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है और इसी भावना के साथ हमें देश भर में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। ओडिशा में खेले जा रहे हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जर्मनी ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अंतिम 4 में आज खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में बेल्जियम ने नीदरलैंड को हरा दिया। इस जीत के साथ ही बेल्जियम ने टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले के पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम ने नीदरलैंड को 3-2 से हराया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची में खेले गए पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड ने 21 रनों से जीत दर्ज की है। भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया और वहीं हालांकि वे टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके। सुंदर ने तूफानी अर्धशतक लगाने के साथ साथ 2 विकेट भी लिए थे। टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान मिचेल सेंटर ने खतरनाक गेंदबाजी की, उन्होंने 2 विकेट झटके। भारत ने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान के साथ सिर्फ 155 रन ही बनाए। शंघाई सहयोग संगठन फेस्टिवल की शुरुआत आज से हो गई है, जिसमें सदस्य देशों की फिल्मों का प्रदर्शन हो रहा है और वहीं SCO फिल्म महोत्सव में कुल 57 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। प्रतियोगिता खंड में 14 फीचर फिल्में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। ये महोत्सव मुंबई में 31 जनवरी तक चलेगा। शंघाई सहयोग संगठन फेस्टिवल की शुरुआत आज तमिल फिल्म अप्पता के वर्ल्ड प्रीमियर के साथ हो गई है। इस फिल्म का निर्देशन पद्म पुरस्कार विजेता और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार प्रियदर्शन ने किया है। इस फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री उर्वशी मुख्य भूमिका में हैं और ये उनकी 700वीं फिल्म है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान भारत द्वारा SCO की अध्यक्षता को रेखांकित करने के लिए SCO फिल्म महोत्सव की मेजबानी करने पर हमें बेहद गर्व है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय फिल्में अपने कंटेंट के दम पर दुनिया में सफल हो रही हैं। इतना कहूँगा कि 14 देशों से 58 फिल्म्स स्क्रीन होने जा रही हैं। आज तक की सबसे बड़ी स्क्रीनिंग, सबसे ज़्यादा देशों की पार्टिसिपेशन SCO फिल्म फेस्टिवल में कहीं पे हो रही है तो भारत में हो रही है। महोत्सव का उद्घाटन फिल्म बनने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अप्पता के निर्देशक प्रियदर्शन ने कहा, इस प्रतिष्ठित अवसर पर अप्पता को उद्घाटन फिल्म के रूप में चुने जाने पर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। For me, I mean, I take it as a big prestige that I am getting in. It has an opening film. This is my 96th film in my life, and I, of course, definitely that this is a different kind of films than I regularly make. SCO फिल्म महोत्सव की फिल्मों का प्रदर्शन और संबंधित सत्र मुंबई की पैडर रोड स्थित फिल्म डिवीजन परिसर और वर्ली में नेहरू प्लेनेटेरियम बिल्डिंग के थिएटर्स में होंगे। SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की कुल 57 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। कंपटीशन सेक्शन में 14 फीचर फिल्में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं तथा नॉन कंपटीशन सेक्शन में 43 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं बेहद सराही गई मराठी फिल्म गोदावरी और ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि गुजराती फिल्म शैलो शो, जो लास्ट फिल्म शो के रूप में भी मानी जाती है, को प्रतियोगिता खंड में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा सरदार उधम, RRR, गंगूबाई, कठियावाड़ी, तुलसीदास जूनियर और जुगलबंदी दिखाई जाएगी। यही नहीं, इसके अलावा 5 रिस्टोर्ड क्लासिक्स भी महोत्सव में प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें शतरंज की खिलाड़ी सुवर्ण रेखा, चंद्रलेखा, इरू कोडगुल और चिदम्बरम शामिल है।
शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। ये महोत्सव मुंबई में 31 जनवरी तक चलेगा। इसे एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स के सहयोग से किया जा रहा है। कि इस बार इस फिल्म महोत्सव में 14 देशों से पार्टिसिपेशन आई है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा है। यानी हर मेंबर कंट्री के पास और ऑब्जर्वर कंट्री के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने टैलेंट, ट्रेडिशन और कल्चर को शोकेस कर सकते हैं बड़े मात्रा पे, बड़े पैमाने पे। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। बच्चे में भी